नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सांवरिया कुमावत और आप देख रहे हैं ज्ञान 60। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइंस का लेसन नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन की चर्चा करेंगे। इसको 3-4 पार्टों में मैं बांट दूंगा ताकि आपके भी लेसन लंबा नहीं खींचे और छोटे छोटे पार्टों में आप इसको समझ सकें। ठीक है दोस्तों, तो लेसन नंबर 5 का नाम है दोस्तों दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, लेसन नंबर 5 का नाम क्या है? लेसन नंबर 5 का नाम है दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, देखो दैनिक जीवन में रसायन का मतलब क्या है दोस्तों कि हम जानते हैं कि रसायनों का जो उपयोग है हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में करते हैं। ठीक है, यानी जो रसायनों का उपयोग होता है हम जीवन के हमारे प्रत्येक क्षेत्र में करते हैं दोस्तों। यानी कि जो हमारे दैनिक जीवन में जो वस्तुएं काम आती हैं, ठीक है, वो सब रसायनों से युक्त होती हैं। ठीक है, सभी में रसायन कुछ ना कुछ मात्रा में मौजूद होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, साबुन है, अपमार्जक हैं, सुंदर सुंदर जो वस्त्र हम पहनते हैं घरों में, ठीक है, वो इसके अलावा घरेलू उपयोग में जो सामान यूज करते हैं बहुत सारे, उनमें सब में रासायनिक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा जो जैसे हम मकान का निर्माण करते हैं तो उसमें भी जो सीमेंट होता है उसमें भी क्या होता है दोस्तों, रसायन मौजूद होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी एवरीडे की जो लाइफ है उसमें हम रसायनों का प्रयोग करते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो अब इस लेसन में सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों वो बात करेंगे अम्ल की। ठीक है, अम्ल, सार और लवण के बारे में हम इस लेसन में स्टार्टिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो अम्ल की बात करेंगे। ठीक है, अम्ल होता क्या है? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, यानी ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? अम्ल कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाएंगे दोस्तों? अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ये जो बातें हैं ध्यान रखनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि गुण आ सकता है कि अम्ल जो होता है स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और इनकी एक विशेषता है कि ये अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हमने बात करें यहाँ पर कि जैसे हमने देखा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो अब किन किन पदार्थों में अम्ल पाया जाता है? जैसे कि सबसे पहले हम बात करें सिरका। सिरका जो होता है इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? एसिटिक अम्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जाता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अपन डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर है ना बात? इसी प्रकार जो इमली है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा जैसे अपन देखें नींबू या कच्ची केरी, दोनों अपन साथ ले रहे हैं, या तो नींबू बोलो या कच्ची केरी, दोनों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाएगा? सिट्रिक अम्ल, राइट। इसके अलावा अपन देखें दूध या दही। ठीक है, दूध या दही कह सकते हैं, तो दूध या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो संतरा है, ठीक है, ये संतरा में एस्कोर्बिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाएगा? एस्कोर्बिक अम्ल पाया जाएगा। इसके अलावा जैसे चींटी, जो लाल चींटी होती है घरों में, है ना, तो लाल चींटी जो होती है यानी चींटी का जो डंक होता है इसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है या फॉर्मिक अम्ल भी इसको अपन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे जठर रस जो होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यानी कि जठर रस जो होता है जठर ग्रंथियों के द्वारा उत्पन्न होता है, तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि किन किन पदार्थों में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहाँ पर सार की। सार क्या होता है? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं। समझ में आए? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं क्या कहलाते हैं? सार कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होंगे सार कहलाएंगे। और जो सार होते हैं दोस्तों ये स्पर्श में साबुन जैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अगर इनको अपन टच करेंगे तो ये यानी साबुन जो होता है उसके चिकना महसूस होता है। ठीक है, उदाहरण की अगर अपन बात करें इसमें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है दोस्तों इसका सूत्र होता है NaOH। ये याद रखने हैं। अगर इनको अपन याद नहीं रखें तो आगे प्रॉब्लम आएगी कि ये जैसे अपन इनके वहाँ आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर NaOH लिखा गया किसी जगह, तो फिर अपन को उसको समझना भी तो होगा ना अपन को। तो यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है NaOH। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल क्वाइज। ठीक है, यहाँ OH अगर कोष्टक बंद होकर ये बाहर दो लग रहा है तो इसको बोलते हैं होल क्वाइज। ठीक है दोस्तों, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गए सार के उदाहरण। ठीक है दोस्तों,
अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे हम कि इसकी जो एक विशेषता है कि जो सार होता है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, जिससे हमने देखा था कि अभी मैं यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों आपको छोटी सी बात। जो अम्ल होता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, नीले को लाल करता है, ठीक है, नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा। जबकि जो सार होगा, सार जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा दोस्तों, नीला कर देता है, ठीक है। तो ये दोनों बातें अपन को याद रखनी है, ये बेसिक है। मतलब देखो अलग अलग याद रखने की जगह अपने एक साथ रखी। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, जबकि सार जो होता है लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, नीला कर देता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस और हैं जिनकी अपन बात करेंगे। एक होता है दोस्तों तनु अम्ल, या इसको अपन कह सकते हैं तनुसार, ठीक है। तनु अम्ल या तनुसार दोनों की डेफिनेशन मैंने एक साथ ही जोड़ दी है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। देखो क्या होता है दोस्तों, यदि अम्ल या सार में जल की मात्रा अधिक हो, समझने की कोशिश करना, यदि अम्ल या सार में जल की मात्रा क्या हो, अधिक हो, तो उसे तनु अम्ल या सार कहते हैं। जैसे सपोज डेट अगर अपन के पास यहाँ पर 5 ml अम्ल या सार हैं, ठीक है, अम्ल या सार हैं, और 100 ml जल हैं, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जल ज़्यादा है और अम्ल सार क्या है, कम है। तो इसका मतलब ये होगा तनु अम्ल या सार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ओके, इसके बाद है अपन के पास सांद्र अम्ल या सार। क्या है दोस्तों, सांद्र अम्ल या सार क्या होता है, यदि अम्ल या सार में जल की मात्रा कम हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, सांद्र अम्ल या सार कहेंगे, ठीक है। यानी अगर जल की मात्रा कम हो और अम्ल या सार की मात्रा क्या हो, ज़्यादा। जैसे अपन यहाँ पर इसका उल्टा कर लेते हैं कि जैसे मान लो 100 ml तो क्या है, अम्ल या सार है, और 5 ml जो हैं ये क्या है, जल हैं। तो यहाँ पर जल की मात्रा क्या है, कम है, और सार की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये होगा सांद्र अम्ल या सार होगा, ठीक है दोस्तों। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों लवण की, ठीक है। लवण को इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट, है ना। देखो क्या होता है, जब अम्ल और सार क्रिया करते हैं तो लवण बनता है और साथ में जल भी बाहर निकल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है कि अम्ल जो है जब सार से क्रिया करेगा तो लवण बनेगा और साथ में जल बाहर निष्कासित हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ओके, तो अब यहाँ पर इसने एक एग्जाम्पल से द्वारा समझा रखा है, जिससे यहाँ पर HCl है। अब ये क्रिया कर रहा है NaOH के साथ, ठीक है, NaOH के साथ। अब यहाँ पर HCl जो है इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, ध्यान रख लेना दोस्तों, लिख लेना। और NaOH जो है इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि अभी ऊपर एग्जाम्पल भी दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो बनेगा NaCl प्लस H2O। तो NaCl जो है इसको अपन साधारण नमक भी बोलते हैं। तो यहाँ पर NaCl लवण बन चुका है, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि अम्ल और सार जब क्रिया करेगा तो लवण और क्या बन जाएगा, जल। H2O जो होता है ये जल का सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है, जल का, ठीक है दोस्तों। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जब अम्ल और सार क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, ठीक है दोस्तों। ओके, अब आगे चलते हम यहाँ पर दोस्तों लवणों के प्रकार, किसकी बात करेंगे, लवणों के प्रकार की, ठीक है। लवण जो होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। लवण कितने प्रकार के होंगे, लवण जो होंगे 3 प्रकार के होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे उदासीन लवण की, किसकी, उदासीन लवण। उदासीन लवण क्या होता है दोस्तों, प्रबल अम्ल और प्रबल सार की क्रिया से उदासीन लवण बनता है। अच्छा, ये प्रबल अम्ल और प्रबल सार क्या हैं, इनके बारे में अपन आगे डिस्कशन करेंगे, तो अभी ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल सार की जो क्रिया होगी उससे उदासीन लवण बनेगा। तो यहाँ पर HCl जो है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये प्रबल अम्ल होता है, और NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड ये प्रबल सार हैं। तो जब दोनों क्रिया करेंगे तो NaCl यानी उदासीन लवण का मतलब क्या है, यहाँ पर धनायन और ऋणायन दोनों जो आवेश हैं वो समान मात्रा में मौजूद हैं, ठीक है। तो Na+ और Cl-, तो यानी कि उदासीन लवण बन गया और H2O बाहर निष्कासित हो गया। तो यानी कि देखो यहाँ पर बात क्या है कि अम्ल और सार हैं, लेकिन दोनों ही कैसे हैं, प्रबल हैं। तो जब प्रबल अम्ल और प्रबल सार क्रिया करेगा तो कैसा लवण बन जाएगा, उदासीन लवण बनेगा। इसी प्रकार
अम्लीय लवण क्या होगा कि प्रबल अम्ल। अब अम्ल कैसा होगा, प्रबल होगा, और सार कैसा होगा, दुर्बल होगा। तो यानी प्रबल अम्ल व दुर्बल सार की क्रिया से क्या बनता है, अम्लीय लवण बनता है। तो बात समझ में आ रही है कि अम्लीय लवण जब बनेगा, जब अम्ल तो कैसा होगा, प्रबल, और सार कैसा होगा, दुर्बल, तो अम्लीय लवण बन जाएगा। जैसे HCl अभी बताया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि कैसा होता है, प्रबल होता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि दुर्बल सार होता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर बना NH4Cl अम्लीय लवण होगा। NH4Cl कैसा होगा, अम्लीय लवण, और जल बाहर निष्कासित हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ओके। अब तीसरा है सारीय लवण। कौन सा है, सारीय लवण। देखो अब इसका मतलब, अब देखो समझ में आ गया होगा कि जब सारीय लवण बनेगा, इसका मतलब जो है अम्ल कैसा होगा, दुर्बल होगा, और सार कैसा होगा, प्रबल। तो अपन कह सकते हैं कि दुर्बल अम्ल और प्रबल सार की क्रिया से कैसा लवण बनेगा, सारीय लवण बनेगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर है एसिटिक अम्ल। ये जो है दोस्तों CH3COOH, तो इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलेंगे, एसिटिक अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसिटिक अम्ल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब दोनों क्रिया करेंगे तो एसिटिक अम्ल जो है वो दुर्बल अम्ल है, और NaOH प्रबल सार है। जब दोनों ही क्रिया बने हुई तो रिएक्शन जो होगी, तो क्या बना अपन के CH3COONA, तो ये हो गया सारीय लवण रिएक्शन। तो ये समीकरण जो है दोस्तों हमें याद करनी, बार बार जब हम पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएगी। ठीक है, प्लस H2O जल बाहर निष्कासित हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि लवण जो होते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, अधिक होते हैं। लवणों के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए बोर्ड परीक्षा में कि लवणों के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं, अधिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है क्रिस्टलन जल। ठीक है, क्या आती है, क्रिस्टलन जल। क्या होता है दोस्तों क्रिस्टलन जल, कि लवण के इकाई सूत्र को, ध्यान समझना, लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। यानी कि लवण के इकाई सूत्र को, इकाई का मतलब सिंगल सूत्र, जैसे एक ओनली एक है ना, तो लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या जुड़ी होगी उसी को अपन क्रिस्टलन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखा है Na2CO3.10H2O, तो इसको बोलते हैं अपन सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, यानी कि इसको धोने का सोडा भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक है ना यहाँ पर, तो अब यहाँ पर जो H2O हैं, तो इसके आगे कितने नंबर हैं, 10 हैं। तो यानी H2O कितने यहाँ पर 10 हैं। तो इस सूत्र में अपन कह सकते हैं कि 10 जल के अणु हैं, तो क्रिस्टलन जल की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10 हो जाएगी। क्रिस्टलन जल कितने होंगे, 10। तो अब हमसे डायरेक्ट सूत्र देकर पूछ सकता है कि बताइए इसमें क्रिस्टलन जल की संख्या कितनी, तो इसमें कितनी होगी, 10 हो जाएगी। जैसे अब आगे देखते हैं CaSO4.2H2, अब यहाँ पर 2H2O, तो इसका मतलब यहाँ पर जो जल है इसके कितने अणु हैं, 2। इसका मतलब क्रिस्टलन जल की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, बताओ दोस्तों, 2 होगी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर है, अपन देखें यहाँ पर K2SO4.Al2 SO4 का होल थ्राइज .24H2, तो यहाँ पर भी हम समझें कि H2O जो है ये कितने हैं, यहाँ पर H2O 24 हैं, H2O 24 हैं। इसका मतलब जो क्रिस्टलन जल की संख्या होगी कितनी होगी, 24 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है, तो सिर्फ समझने की ज़रूरत है। तो अपन कह सकते हैं क्रिस्टलन जल किसे कहेंगे, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, कि लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणु की जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है उसे अपन क्रिस्टलन जल कहते हैं। ठीक है, तो यानी अपन ने बताया कि सोडियम कार्बोनेट .10H2 में लवण के 10 जल के अणु क्रिस्टलन जल के रूप में होंगे। इसी प्रकार कैल्शियम सल्फेट .2H2 ये जिप्सम का सूत्र होता है दोस्तों, तो इसमें जल के अणु जो अणु है 2 हैं, इसलिए क्रिस्टलन जल की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। इसी प्रकार जो ये फिटकरी का सूत्र है, ये किसका सूत्र है दोस्तों, मैं बता दूँ आपको, ये फिटकरी का सूत्र है। ठीक है, इसमें जो जल के अणु कितने, 24, इसलिए क्रिस्टलन जल की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हम अब दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो है अम्ल और सार की संकल्पनाएं। टॉपिक क्या है दोस्तों, अम्ल व सार की संकल्पनाएं। अभी तक जो हमने अम्ल और सार पढ़ा था वो केवल नेचर के आधार पे थी। ठीक है, कि अम्ल जो होता है स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं,
और जो सार होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। तो ये नेचर के आधार पे था, ठीक है। अब जो संकल्पनाएं दी गई साइंटिफिक रूप में तो वो क्या हैं, तो 3 संकल्पनाएं दोस्तों इनमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली है दोस्तों आर्यनीय संकल्पना। कौन सी है? आर्यनीय संकल्पना। तो आर्यनीय संकल्पना में अम्ल और सार को परिभाषित किया गया। किस प्रकार से परिभाषित किया गया इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि अम्ल व सार की यह संकल्पना सर्वप्रथम 1887 ईस्वी में आर्यनियस ने दी। किसने दी थी? आर्यनियस ने दी थी। कब? 1887 ईस्वी में, ठीक है। सर्वप्रथम जो संकल्पना दी गई वो आर्यनियस के द्वारा दी गई थी। इन्होंने क्या बताया अम्ल के बारे में? तो इन्होंने अम्ल के बारे में बताया दोस्तों कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर, ध्यान समझना, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या होते हैं? अपघटित, यानी टूटते हैं और अपघटित होकर के H+ आयन देते हैं। कौन सा आयन देंगे? H+ आयन देंगे। तो उन्हें क्या कहेंगे? हम अम्ल कहेंगे, ठीक है। यानी ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या होंगे? अपघटित, टूटेंगे, मिल घुल जाएंगे और विघटित होकर के क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, तो अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl है। अब HCl को अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ये याद कर लेना दोस्तों, HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये टूटेगा जल में और H+, समझ पा रहे हो? H+ और Cl- आयन दे रहा है। इसका मतलब इस अभिक्रिया में H+ आयन प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए ये HCl जो है क्या होगा? अम्ल होगा। अच्छा, कारण पूछ लिया जाए कि HCl अम्ल है क्यों, तो हम आंसर दे सकते हैं क्योंकि HCl जो है ये जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देता है, इसलिए क्या होगा? अम्ल होगा। इसी प्रकार H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है दोस्तों, क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये भी जलीय विलयन में अपघटित होकर के H+ आयन दे रहा है, समझ पा रही है? H+ आयन दे रहा है और साथ में SO4- तो अपन को तो H+ देखना है, तो H+ देने की वजह से H2SO4 भी क्या है? कि अम्ल होगा, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके बाद HNO3, HNO3 इसको बोलते हैं अपन नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं दोस्तों? नाइट्रिक अम्ल। और ये भी जलीय विलयन में अपघटित होकर के क्या दे रहा है? H+ आयन दे रहा है, इसलिए ये भी अम्ल होगा। इसी प्रकार CH3COH यानी एसिटिक अम्ल, ये भी जलीय विलयन में अपघटित होकर के क्या दे रहा है दोस्तों? H+ आयन दे रहा है, इसलिए ये भी अम्ल होगा। इसके अलावा H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, तो ये भी जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन दे रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा दोस्तों? अम्ल होगा, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो हम कह सकते हैं जितने भी हमने देखे ये सभी क्या हैं? अम्ल हैं। क्यों है? क्योंकि जलीय विलयन में ये अपघटित होकर के क्या दे रहे हैं? हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, यानी H+ आयन दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हाइड्रोजन जो आयन होता है ये बहुत ही अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन अत्यधिक क्रियाशील होता है, अतः जल से क्रिया करके, समझने की कोशिश करना, हाइड्रोजन आयन जो होता है अत्यधिक क्रियाशील होता है, इसलिए जल से क्रिया करता है और जल से क्रिया करके यह हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, यानी H3O+ बना लेता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि हाइड्रोजन जो आयन होता है जल से क्रिया करके क्या बनाता है? तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ठीक है, क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील होता है। तो H+ जल से क्रिया करेगा और H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, ठीक है। ओके, तो अभी हमने अम्ल की बात करी, किसके अनुसार? आर्यनीय संकल्पना के अनुसार। अब हम बात करेंगे सार की। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, समझ में आई? देखो, अम्ल क्या थे? जो H+ आयन देते हैं, जबकि सार क्या है? जो OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वो सार कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, सार कहलाते हैं, ठीक है। जैसे NaOH है, तो ये Na+ प्लस OH-, तो यानी OH- आयन दे रहा है, इसलिए सार होगा। इसके अलावा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH का मतलब क्या हो गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी जिसके पीछे OH लगा होता है, OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और K का मतलब पोटेशियम। अच्छा, ये जितने भी तत्व हैं ये जब आगे अपन लेसन पढ़ेंगे तो उसमें अपन को ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, तो अभी ध्यान रखना, ठीक है। तो KOH का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी जलीय विलयन में अपघटित हो रहा है, तो K+ और OH- आयन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर OH- आयन आ रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा? सार होगा। इसके अलावा CaOH का होल क्वाइज, तो मैंने अभी जैसे पहले ही बताया कि कोष्टक के बाहर अगर 2 लग रहा है तो वहाँ पर बोलते हैं होल क्वाइज। मैं लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं? होल क्वाइज, ठीक है दोस्तों। ओके, तो CaOH का होल क्वाइज, तो अब ये भी जलीय विलयन में अपघटित होगा, तो Ca+2 + 2OH-, तो यहाँ पर भी OH- आयन दे रहा, इसलिए भी एक CaOH का होल क्वाइज क्या हो गया? एक सार, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। NH4OH, तो
तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो ये भी जलीय विलयन में अपघटित होगा, तो NH4 प्लस और OH माइनस आयन दे रहा है, तो यानी कि OH माइनस आयन दे रहे हैं, इसलिए ये सभी क्या हैं, सार हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ये सभी क्या हैं, सार हैं। क्यों है? क्योंकि जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, ठीक है। ओके, तो दोस्तों आरएनएस के अनुसार अम्ल और सार को आप समझ चुके होंगे। क्या था? अम्ल वो होंगे जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं, और सार वे होंगे जो जलीय विलयन में अपघटित होकर OH- आयन देते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशन और हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, इसी प्रकार प्रबल सार और दुर्बल सार, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रबल अम्ल के बारे में, ठीक है। क्या होता है? वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, समझ में आई? यानी ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित हो जाएंगे, घुल जाएंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? प्रबल अम्ल। अब एग्जाम्पल हमें याद करने दोस्तों, रटना है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके अलावा HNO3 नाइट्रिक अम्ल, तो ये तीनों जो हैं ये क्या हैं? प्रबल अम्ल हैं, ठीक है। यानी वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया अपघटित हो जाते हैं या आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाएंगे। दुर्बल अम्ल क्या होगा? वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। यानी कि प्रबल तो वे होंगे जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाएंगे, और दुर्बल वो होंगे जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं। इसकी भी एग्जांपल CH3COH यानी एसिटिक अम्ल हो गया, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल हो गया, तो ये सब क्या है? दुर्बल अम्ल। तो ये एग्जाम्पल हमें याद करने हैं दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट पूछ जाता है प्रबल अम्ल व प्रबल अम्ल के 2 एग्जाम्पल बताया, उदाहरण बताइए, दुर्बल अम्ल के 2 उदाहरण बताइए, तो हमें डायरेक्ट आना चाहिए। प्रबल सार, प्रबल सार क्या हो गया? वे सार जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, प्रबल सार कहलाते हैं, ठीक है। यानी अब वहाँ पर अम्ल बोल रहे थे, यहाँ पर सार बोल देना है, डेफिनेशन वही है दोस्तों। वे सार जो जलीय विलयन में यहाँ पर विलयन 2 बार लिख गया, ठीक है। तो वे सार जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, प्रबल सार कहलाते हैं, ठीक है। जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, तो ये प्रबल सार के उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे हम दुर्बल सार की। तो वे सार जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं, दुर्बल सार कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल क्वाइज, तो ये क्या है? दुर्बल सार है, ठीक है दोस्तों। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, नोट बना के मैंने लिखा भी हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ध्यान से समझेगा। आर्यनियस के अनुसार अम्ल व सार क्रिया, जब अम्ल और सार की क्रिया करवाते हैं, आर्यनियस के अनुसार जब अम्ल और सार की क्रिया करवाते हैं, तो क्या होता है? H+ और OH- आयन परस्पर संयोग यानी कि क्रिया करके, ठीक है, संयोग करके क्या बना लेते हैं? जल बना लेते हैं। जैसे कि H+ और OH- दोनों क्रिया करेंगे तो क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। ओके, अब आरएनएस संकल्पना की कमी देखो। अब जैसे यहाँ पर बात है कि आरएनएस की संकल्पना स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे हैं, तो इसकी भी कमी है। तो दूसरा जो वैज्ञानिक आएगा वो अम्ल और सार को परिभाषित करेगा, तो दूसरे की जरूरत क्यों पड़ी? आरएनएस में कुछ कमियां रही होगी, तभी तो दूसरे की जरूरत पड़ी। अगर मान लो एक आदमी है, वही सारा काम परफेक्ट कर देता है, दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन दूसरे की जरूरत कब पड़ती? जब एक आदमी कुछ कमियां छोड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो आरएनएस संकल्पना की कमी क्या हो है दोस्तों? देखो, आरएनएस की संकल्पना उन अम्लों व सारों के लिए उपयुक्त थी जिनमें H+ व OH- आयन होते हैं, परंतु इससे H+ व OH- अम्लों व सारों से रहित अम्ल व सारों की प्रकृति के बारे में स्पष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है दोस्तों। यानी कि आरएनएस संकल्पना केवल उन्हीं अम्लों व सारों के लिए प्रयुक्त थी जिनमें H+ और OH- आयन होते हैं, लेकिन इससे उन अम्लों और सारों के बारे में स्पष्ट नहीं किया जा सकता जिनमें H+ और OH- आयन नहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो सिर्फ इतना है। जो नेक्स्ट संकल्पनाएं होगी वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।